तो हेलो गाइस, आज हम अपनी सीरीज के पार्ट 6 तक पहुंच चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज के। मैं वीके जी भैया आपको अब इस चैप्टर का पार्ट 6 पढ़ाना चाहूंगा। पिछले वीडियो पे हमारा बहुत हद तक बहुत अच्छे व्यूज मिले। हम अक्रॉस सेंचुरी पार करने वाले थे, हमारे 91 व्यूज हो गए हैं अब तक। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम कम से कम सेंचुरी पार कर ले। तो आपको उसके लिए मेरा साथ देना पड़ेगा और मेरे साथ ये वीडियो कंटिन्यूसली देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जैसे बात कर रहे थे पिछले वाले क्लास में, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पार्ट 6, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम अपने एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई करेंगे। जैसे पहले हम उनको पहले एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कर रहे थे, फिर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कर रहे थे। अब उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के करेंगे क्लासिफाई। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे जिसकी हम पहले ही आपको इस लेक्चर के लास्ट में बता देंगे कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो बहुत स्पेशल टॉपिक है, तो वो आपके बहुत काम आएगा। तो क्या कहते हैं, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा जो अगला टॉपिक है उसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हम। द एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लासिफाइड एज एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम अपने एलिमेंट्स जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बेसिस में हम क्लासिफाई करते हैं, जिनको हम आगे जाके अलग अलग भी पढ़ेंगे जब हम हम आगे के चैप्टर्स में जाएंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उनमें हम इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे भी। ये सारे अलग अलग ब्लॉक के चैप्टर्स भी हैं हमारे। तो हम उनका एक ब्रीफ डिस्कशन इस चैप्टर में करते हैं कि उनके बाद उनका मतलब क्या आता है कि हम जान जाएं। तो हम इसके साथ शुरू करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने जैसे आपको पहले भी पीरियोडिक टेबल में समझाया था, और मैं एक बार पीरियोडिक टेबल में दिखा भी देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक ब्रीफ डिस्कशन बता देता हूँ कि हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो हमारे जो ये पहले दो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, हम एस ब्लॉक में कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन नहीं आता। ये आपको नोट करना है। हमारे जो ये पहले दो ग्रुप लिविंग हाइड्रोजन एस ब्लॉक में माने जाते हैं। और जो हमारे ये बीच का ग्रुप होता है इसको हम डी ब्लॉक मानते हैं। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, डी ब्लॉक के होते हैं। और जो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो बचे हुए होते हैं ये सारे हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो नीचे वाले हमारे होते हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये सारे ब्लॉक कैसे देखे जाते हैं। तो ये हमारे चारों ब्लॉक है। आपको याद रखना है, लेफ्ट में एस ब्लॉक, राइट में पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक। तो इसी के साथ हम अपनी अगली स्लाइड पे जाते हैं। हम अपना शेयर भी बदलते हैं, शेयर स्क्रीन। हाँ, अब हम अपनी अगली स्लाइड पे आ चुके हैं। तो हम अपना एस ब्लॉक एलिमेंट से शुरू करते हैं इसको टॉपिक को। कि हमारा पहला टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट जो ग्रुप 1 एंड 2 को लेता है, जो हमने बोला था। तो एलिमेंट्स विद लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू एस ऑर्बिटल। जब आप इन इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ी होगी पक्का से, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जो मैं आपको इस लेक्चर के बाद पढ़ाऊंगा। जिनने पढ़ी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, पर मैं इस लेक्चर के बाद पढ़ाऊंगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में मतलब मिलता है तो हम उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो इनकी जनरल वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो NS1 to 2 होती है। यानी जब इनकी वैलेंस शेल की आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो NS1 होगी या NS2 होगी। तो हमने NS के ऊपर 1 से 2 लिख रखा है कि S1 और 2 के अंदर इंटरचेंज होता रहता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो हमारी जो अगर हम इसके कॉम्बिनेशन बनाए तो दो ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इसलिए हम इनके कॉम्बिनेशन इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं उनकी हम NS1 मानते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल की NS2 होती है। मतलब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 है, अल्कली मेटल ग्रुप 1 है। तो यहाँ पे हमारा जो IG रिप्रेजेंट कर रहा है इनर्ट गैस कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारे इनर्ट गैस के कोर होते हैं उनको पहले लिखते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं उनकी।
तो हमारा ये एक अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 है, तो हम इसको हम लिखेंगे नोबल गैस को 1s2 2s2 2p6 को नियोन, और फिर आगे लिखेंगे 3s2 कि नियोन 3s2 एक अल्कली मेटल है, अल्कलाइन मेटल है, और नियोन 3s1 भी एक 3s1 एक अल्कली मेटल है, जो दोनों एस ब्लॉक मेटल है। तो हमारे जो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं एस ब्लॉक के केस में हम उन्हें मानते हैं कि जो NS सबशेल के हैं उनको ही गिनेंगे हम। और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट हम पढ़ेंगे अब। तो उसके अंदर है हमारा पहला पॉइंट, दे आर मोर एक्टिव और रिएक्टिव मेटल। जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो मोर एक्टिव और रिएक्टिव मेटल है ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी। उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी वजह से मोर रिएक्टिव और एक्टिव मेटल्स है। आयनाइजेशन एनर्जी आपको एक कंफ्यूजन हो रही होगी, जो आगे जाके लेक्चर्स में आपको क्लियर होती जाएगी, और हम इसके ऊपर ब्रीफ डिस्कशन भी लेंगे। पर मैं आपको एक बार आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में समझा भी देता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, मान लीजिए कि आपका सोडियम है, वो एक अल्कली मेटल है। वो आपका एक Na+ में टूटता है, तो एक काउंटर आयन आना चाहिए जो है इलेक्ट्रॉन, कि उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करा है, इसलिए वो Na+ में टूटा है। तो जो इसको हमको इलेक्ट्रॉन है इसको दूर करना पड़ता है इसके कोर से। मतलब कि ये जैसे Na का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, ऐसे एक बीच में गोला, इसके साइड में ऐसे रिंग, इसके साइड में एक और रिंग, इसके साइड में एक और रिंग। तो इसके अंदर ये जो सारे हिस्से हैं इन सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। पर जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसका एक इंटरेक्शन होता है, जो हमारे 1 इलेक्ट्रॉन है इसका एक इंटरेक्शन होता है इस न्यूक्लियस से। तो ये खींचा जाता है इससे, न्यूक्लियस इसे खींच रहा होता है, इसे अपनी तरफ खींच रहा होता है न्यूक्लियस। 1 मिनट, जैसे ये है इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, हमारा अट्रैक्शन आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने ऐसे खींचा। तो हमारे को इसको हटाना है, पर हमारा न्यूक्लियस उसे खींच रहा है, तो हमारे को इसको काउंटर, इसकी एक ऐसी फोर्स लगानी पड़ेगी कि इससे ज्यादा हो जो न्यूक्लियस खींच रहा हो। तो फोर्स के लिए हम इसे एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी उसको हटाती है, तो इस एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो दूर चला जाता है, यहाँ आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वजह से ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है एक एटम। तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, कि जो सोडियम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन से बाइंडिंग कम हो पा रही है। तो हेंस दे लूज outermost electron ready to form ions and exhibit a constant oxidation state. outermost electron जैसे मैंने आपको आखिरी शेल में दिखाया इलेक्ट्रॉन सोडियम का, तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो बस अकेला इसको हटाने में ज्यादा ताकत नहीं लगेगी। अगर बाहर 2 होंगे तो थोड़ी ज्यादा लगेगी, पर उसमें भी इतनी नहीं लगती। पर जब भी 3 का केस आता है ना तो हमारी बहुत ज्यादा हद से बढ़ जाती है, फिर हमारा ये कंट्रोलेबल नहीं रहती कि हम इसको इजीली आयनाइज करा सके, तो इसमें हमको हाई एनर्जी चाहिए होती है। पर ये जो है हमारे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ये इवन रूम टेम्परेचर पे भी कभी कभार लूज कर देते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। और ये कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अल्कली मेटल 1 इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद, क्योंकि एक नोबल गैस कोर आ जाता है जो जिसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसको वो लूज नहीं करना चाहते, क्योंकि उसको लूज करने में हमारी बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी आएगी। ऐसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में हमारी क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन थेरेपी है वो कम है, पर दूसरी वाली भी थोड़ी कम है, पर तीसरी वाली बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फिर से नोबल गैस कोर आ जाता है। तो हमारी उसकी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही नॉर्मली कॉमन फाउंड आउट होती है। तो हमारी जो अल्कली अर्थ मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है, और अल्कली मेटल की +1 होती है, ये भी हमें याद रखना है। तो इसी के साथ हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारे एस ब्लॉक की कुछ और प्रॉपर्टीज है जो हम उनको भी रीड आउट कर लेते हैं। बीइंग हाईली रिएक्टिव, दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। जो हमारे ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं
ये बहुत रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा। तो ये हमारे आयनाइज होके हमेशा कोई ना कोई कंपाउंड बना के रखते हैं, जो ये प्योर कभी मिलते नहीं है नेचर में, मिलते भी है तो बहुत लेस अमाउंट में मिलते हैं कि हम उन्हें नेग्लिजिबली मान लेते हैं। तो बीइंग हाईली रिएक्टिव दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर एंड इफ प्रोड्यूस केमिकली दे आर स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हम अगर हम इनको केमिकली प्रोड्यूस भी कर ले और थोड़ा बहुत पा भी जाए नेचर में, तो हमको उन्हें स्टोर करना पड़ता है, वरना वो खत्म हो जाते हैं, ढेर से रिएक्ट कर जाते हैं, पानी से रिएक्ट कर जाते हैं। तो उनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में रखते हैं जिसकी वजह से वो रिएक्ट ना करे, ताकि पर कभी कभी कुछ केसेस में वो उनसे भी रिएक्ट कर जाते हैं, ये इसकी इनकी खासियत है। तो एलआई मेटल इसका एक्सेप्शन है। एलआई मेटल जो है हमारा लाइटेस्ट मेटल होता है, तो वो सॉल्वेंट के ऊपर ही तैरने लग जाता है, बहुत हल्का मेटल होता है, ये हमारे पूरे 118 एलिमेंट में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। तो इसकी वजह से वो ज्यादातर कोई भी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन बनाते हैं उससे लाइट ही पाया जाएगा, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर जाता है। और एनए मेटल को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं क्योंकि ये क्या कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, तो हम इसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि ये रिएक्ट ना कर पाए। तो रिएक्टिविटी जो हमारे इस ब्लॉक की रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, मतलब डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे ज्यादा जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तो हमको उनको और मुश्किल होगी संभाल के रखने में, वो रिएक्ट कर जाएंगे। या फिर अगर हमको रिएक्ट कराना है तो हम अच्छा एक एलिमेंट ढूंढने के लिए नीचे के एलिमेंट को पसंद करेंगे ढूंढना। तो क्या कहते हैं जो डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारी एक्टिविटी इंक्रीज होती है, और इसका एक रीजन है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। और मेटालिक कैरेक्टर जो है ना वो हम आपको इसके अगले लेक्चर में बताएंगे, तो आप हमारे अगले लेक्चर का जरूर इंतजार कीजिएगा। पर डाउन द ग्रुप हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, आपको भी याद करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी मैं समझा नहीं सकता हूँ, या कोई भी टीचर आपको पहली बार याद कराएगा फिर बाद में आपको इसका मतलब समझाएगा, तो मैं अगली क्लास में इसका मतलब समझा पाऊंगा। अभी आप ये याद रखिए कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। तो क्या कहते हैं हमारा इसके साथ ये वाला पॉइंट भी खत्म होता है। अब हम अपने अगले पॉइंट पे जाते हैं। जो हमारे अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर सकते हैं। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और अल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है, तो वो एक आयंस बन जाते हैं, तो वो आयनिक कंपाउंड बनाना ज्यादा पसंद करते हैं प्रीडोमिनेंटली। जैसे कि NaCl आपने देखा होगा सॉल्ट। जो हमारे Li और Br है ना, इन दोनों के एक्सेप्शंस होते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो चलिए मेरे को एक एरर मिला था, मैंने वो रिजॉल्व कर दिया है। हमारे जो एक्सेप्शन है वो Li और बेरिलियम है। यहाँ पहले गलती से ब्रोमीन लिखा था, पर आप उसे भी आप उसे रेक्टिफाई कर लीजिएगा अगर आपने गलती से देख लिया है तो मैंने इसमें हर जगह एरर ठीक कर दिया है। तो जो इसके हमारे एक्सेप्शन है Li और बेरिलियम है, तो ये हमारे होते हैं, ये थोड़े क्या कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर शो करना चाहते हैं, इनका ज्यादा थोड़ा आयनिक नेचर थोड़ा कम होता है, आयनिक नेचर शो करते हैं पर एक कोवलेंट कंपाउंड भी बना लेते हैं इजीली, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनका कोवलेंट कैरेक्टर हाई होता है बॉन्ड में, क्योंकि कोई भी बॉन्ड आपने सुना होगा कि वो हमेशा क्या पूरा का पूरा आयनिक नहीं होता, और ये आप आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बहुत बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये अपने आप इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं टाइम में। जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी से समझा कि आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो M+ में इजीली कन्वर्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो इस ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, तो हमारे ये प्रूफ हो गया कि हमारा M अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कई बच्चों को रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब नहीं समझ होगा, तो मैं बता देता हूँ। जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो होते हैं जो हमारे खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और किसी और को रिड्यूस करेंगे। तो जो हमारा M था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और यहाँ +1 होगी, मतलब 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया है, मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा पर सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। और अगर आपको इसके बारे में समझना हो तो इसके हम बाद में एक रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर भी बनाएंगे, उसमें आप समझ पाएंगे। पी ब्लॉक में चलते हैं हम। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हमारे ग्रुप 3A से लेके 8A तक होते हैं, या मैंने कह लिया 13 से लेके 18 ग्रुप तक होते हैं जो हमारे
3A से 8A होता है हमारा लीफ के अकॉर्डिंग, और 13 to 18 होता है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अकॉर्डिंग। तो एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा वो p ऑर्बिटल में एंटर हुआ है उनको हम p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो NH2 Np126 होती है। तो और इनका जो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम गिनते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NSN n-1 d शेल। एक मिनट एक एरर हो गया, मैं एक बार रेक्टिफाई करता हूं। तो चलिए हमारा एरर जो था मैंने वो रेक्टिफाई कर दिया है। तो ये हमसे एक गलती हो गई थी वो हमने सही कर दी है। तो हम अपना वापस से एक बार ये शुरू से पढ़ लेते हैं। तो जो हमारी जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NH2 Np126 होती है। मतलब NH2 Np1 हो सकता है, NH2 Np2 हो सकता है, NH2 Np3 हो सकता है, NH2 Np4 हो सकता है, NH2 Np5 हो सकता है, NH2 Np6 हो सकता है। ये 6 की 6 हमारी होती है, इसलिए हमारे पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। 13 to 18 आप करेंगे, 18 - 13 + 1 तो 6 ग्रुप आएंगे। तो हमारे टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NS एंड NP सबशेल होते हैं। कि NS और NP सबशेल्स को के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लीजिए, वो हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी ब्लॉक के केस में। जो हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मूले बता रहा हूँ ये भी आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अगले लेक्चर में यही काम आएंगे। और अगला लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत पूछा जाता है। तो जनरल प्रॉपर्टीज हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, अब हम उस पे आ जाते हैं। जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर से मेटल्स नहीं होते, जैसे हमारे जो पहले दो ग्रुप से उसमें मेनली मेटल्स ही कहलाते हैं सारे के सारे। बस एक आध थोड़ा सा कम मेटालिक कैरेक्टर होता है, एक आध में तो उनके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर उनको भी मेनली हम मेटल ही कहते हैं। पर पी ब्लॉक में हमारे मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स तीनों आते हैं। जो क्या कहते हैं हमारे पी ब्लॉक के अंदर ये तीनों टाइप के एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये हमारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड दोनों फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती ज्यादा। तो वो दोनों इंटरमीडिएट होती है, तो आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड दोनों इजीली फॉर्म कर देते हैं। तो ग्रुप 18 के जो हमारे हैं वो नोबल गैसेस होती है। इनकी हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NH2 Np6 NS2 Np6। जो 17 की होती है वो हमारी होती है जो हमारी ग्रुप नंबर 17 की होती है वो हमारी होती है NH2 Np5। चैल्कोजेंस जो हमारा ग्रुप 16 होता है उनकी होती है NH2 Np4। ये आपको नाम इनके जरूर याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है। ग्रुप 15 की पिनेक्टोजेंस की होती है NH2 Np3। और ग्रुप 14 जो होते हैं इनका हम टेट्रेल्स कहते हैं। ये इसका एंशिएंट नेम है, इनका भी हम टेट्रेल्स कभी कहते हैं। पर जो जैसे जो ये हैलोजेंस, चाल्कोजेंस, पिनेक्टोजेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। टेट्रेल्स थोड़ा हमारा एंशिएंट टर्म हो जाता है और इसके कोई नया टर्म अभी तक बनाया नहीं गया है, पर जब हमारा नया टर्म नहीं है तो हमको टेट्रेल्स याद रखना है, ये पूछ लेते हैं कभी कभार। तो NH2 Np2 होता है इसका। और हमारा ग्रुप 13 का ट्रील्स आइकोसाजेंस होता है NH2 Np1। इसका भी ये ट्रील्स और आइकोसाजेंस नया नाम नहीं है, पुराना ही नाम है। आइकोसाजेंस इसकी प्रॉपर्टीज है, ये बहुत याद रखना जरूरी है। ट्रेल्स एक बार का भूल जाए, आइकोसाजेंस मत भूलना, और उसका टेट्रेल्स मत भूलना। तो इसी के साथ हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, हमारी 6 प्रॉपर्टी है टोटल पी ब्लॉक की, हम तीसरे पे पहुंच चुके हैं। तो ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द नोबल गैसेस आर कंप्लीटली फिल्ड विद NH2 Np6 वैलेंस शेल। जो हमारा वैलेंस शेल होता है सारी नोबल गैसेस का कंप्लीटली फिल्ड होता है NH2 Np6 की कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन से। और इस कॉन्फ़िगरेशन को अल्टर करना इजी नहीं होता, क्योंकि एक स्टेबल अरेंजमेंट होती है कि हमारे कंप्लीटली फिल्ड है, उसको हम हल्का बढ़ाएंगे तो वापस पार्शियल फिल हो जाएगा, अगर हम कम करेंगे फिर से अनफिल हो जाएगा। तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसका ऐड और रिमूव करेंगे तो आप दिक्कत करेगी।
तो नोबल गैस हमारी बहुत कम रिएक्टिविटी शो करती है इलेक्ट्रॉन्स हटा के या देके, तो वह अपने अकेले रहना ज्यादा पसंद करती है। और शेयरिंग करने में भी इनका जो कोर है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये नहीं करना चाहते। बहुत बार जो इनके हायर होते हैं जैसे जेनन हो गए, रेडोन हो गए, ये शो करते हैं क्योंकि इनके बहुत बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड नहीं रहते, क्योंकि सातवें छठे तक पहुंचते पहुंचते ना इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से, और बीच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो वो आखिर वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर भागने को होता है। ये हम शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हमारा पूरा टॉपिक है, इसमें हम शील्डिंग वैल्यू भी निकालेंगे कि कितना शील्ड हो रहा है कितना नहीं हो रहा। तो हम इसके साथ ही ग्रुप 16 और 17 के बारे में बात करते हैं। ये केमिकली एक एसेंशियल ग्रुप्स होते हैं दोनों के दोनों, और इनकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं 16 और 17। 17 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा NH26 की तरह। 16 दो गेन करेगा तो इजीली स्टेबल हो जाएगा, तो इनकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो ये रेडिली ऐड करते हैं एक या दो इलेक्ट्रॉन को रिस्पेक्टिवली, जैसे मैंने बताया, और अटेन करते हैं एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब कई बच्चों को डाउट हो रहा होगा जैसे कि जैसे आयनाइजेशन एनर्जी था, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ये तो नई टर्म आ गई, तो मैं इसको समझा देता हूँ ये क्या होती है। ये कुछ खास नहीं है, ये कुछ ऐसे है, देखिए जैसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपकी रिंग्स हो गई, ये एक और रिंग हो गई, अब बीच की मेरे सॉरी बना नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ती है फिर उनमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रो करने में। देखिए अब ये हो गई, ये सही है एकदम। तो ये इसमें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये पूरी रिंग भर गई। और इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक वेकेंट स्पेस होगी इसमें। ये मान लीजिए आपकी वेकेंट स्पेस है, जो मैंने ये पेंसिल से ड्रॉ करी है, ये वेकेंट स्पेस है। यहाँ हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये पूरी कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, हमें एक इलेक्ट्रॉन भेजना है। तो हमारे को इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भेजने में क्या कहते हैं, कोई ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस वैसे ही खींच रहा है, इजिली खींच रहा है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, तो इसलिए वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब एनर्जी मिल रही है हमें। देखिए जैसे ऐसे आएगी हमारी एनर्जी, ऐसे 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 ऐसे, हमारी एनर्जी लूज हो गई। ठीक, तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हमारी कई ज्यादातर केसेस में एनर्जी रिलीज होती है, हमारे कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टॉपिक में पढ़ेंगे, जो हमारा 3-4 लेक्चर के बाद आना है। तो पी ब्लॉक जो हमारे होते हैं नॉन मेटल होते हैं और बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, क्योंकि ये खुद रिडक्शन कर लेते हैं अपना। जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे मतलब अपना रिडक्शन करेंगे, 0 से -1 पे आ जाएंगे, यहाँ 0 थे, यहाँ -1 पे आ गए, तो इनका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब हो जाएगा कि ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ये खुद रिड्यूस होंगे और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो ये एग्जिबिट, और ये जो है होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। एस ब्लॉक वाले हमारे एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट देते थे, पर ये हमारी वेरिएबल देते हैं। एग्जांपल होते हैं इनके CH4 CCl4। सी की हमारे यहाँ वैलेंसी -4 आ रही है, H की यहाँ +1 होती है क्योंकि, और CCl4 में Cl की -1 होती है, उससे हमारी +4 आ रही है C की। ये हम कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो हम अपन अगली स्लाइड्स में आ गए। जो हमारी कैटेगराइजेशन है ना, इसमें दो एक्सेप्शन आ जाते हैं, तो हमारे हीलियम जो है, स्ट्रिक्टली हीलियम के बारे में बात करें 1s2 होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा S ब्लॉक में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह अल्कलाइन अर्थ में, बट इसकी जो पोजीशन होती है वो P ब्लॉक में होती है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की तरह, क्योंकि उसकी जो कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होता है, क्योंकि 1s के बाद 1p आता ही नहीं है,
वन एस अकेला होता है तो वह कंप्लीटली फील्ड वैलेंस शेल होता है। तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो नोबल गैस की तरह शो करता है, वो गैस भी है मेटल नहीं है, जैसे वहां पे एस ब्लॉक मेटल हो रहे हैं और भी बहुत चीजें रिएक्ट नहीं करते वगैरह वगैरह। तो हेंस जो हमारा हीलियम है वो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर कर लिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, पर उसकी प्रॉपर्टी पी ब्लॉक एलिमेंट के से मिलती है। तो पर हमारा हीलियम को हम एक एस ब्लॉक एलिमेंट मानते हैं बहुत केसेस में, और वो कई बार बिहेव भी कर जाता है इस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह। तो हाइड्रोजन जो है हमारा एक, फिर अगला पॉइंट हमारा ये है कि हाइड्रोजन जो है इसमें एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा ग्रुप वन अल्कली मेटल में आना चाहिए था, पर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबेल गैस अरेंजमेंट पा लेगा हीलियम की, और वो ग्रुप 17 की तरह बिहेव कर सकता है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करे 18 में आ जाए। बट बिकॉज इट इज अ स्पेशल केस वी शॉल प्लेस हाइड्रोजन सेपरेटली एट टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ज्यादातर पीरियोडिक टेबल में हमको टॉप में ही दिख रहा है इसलिए हाइड्रोजन, क्योंकि उसकी हीलियम की तरह भी फिक्स नहीं हो पा रही पोजीशन। हीलियम के एक बार तो पी ब्लॉक में हमने फिक्स कर दी पोजीशन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, पर जब हमारा हाइड्रोजन है वो एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी बहुत हद तक दिखाता है, हीलियम जितना दिखाता था उससे बहुत ज्यादा दिखाता है, पर पी ब्लॉक की भी बहुत ज्यादा दिखाता है, तो उसको हम बीच में मानते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी बीच में ही होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए, ये रहा हमारा हाइड्रोजन बीच में एकदम। तो इसलिए क्या कहते हैं, हम हाइड्रोजन को अलग रखते हैं, पर कई हमारे पीरियोडिक टेबल मिलेंगे इसमें हमारा हाइड्रोजन ग्रुप वन में ही होगा। आपको ये डाउट आ सकता है क्योंकि हमारे कई पीरियोडिक टेबल इसको ग्रुप वन में ही मानते हैं। जैसे आप यही देख लीजिए, दूसरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है ग्रुप वन में। तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो हमारी एनसीईआरटी मानते हैं हम उसको वही मानेंगे। तो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा हाइड्रोजन की कोई जगह क्लियर नहीं है। जब हम आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर, जो ग्रुप 3 से 12 तक होते हैं, तो जिनका एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाता है, और पेन अल्टीमेट शेल, सेकंड लास्ट शेल को हम पेन अल्टीमेट शेल कहते हैं। जो हमारा शेल एन चल रहा है उससे -1 को हम पेन अल्टीमेट कहते हैं, उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। पर जो हमारा एक थोरियम होता है वो एक एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, उसके अंदर भी हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी n-1 डी में ही जाता है, पर वो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, क्योंकि जब तक एफ ब्लॉक एफ का जो वो होता है वो शुरू हो चुका होता है, पर फिलिंग के अंदर हमारे कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो एक एफ ब्लॉक एलिमेंट ही आता है, डी नहीं आता। तो थोरियम का हमारा एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है, पर वो ऐसे ही प्रॉपर्टी शो करता है, तो हमको एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा। हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन होते हैं, हमें याद रखने ही पड़ते हैं। तो जो हमारी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो n-1 d 1 to 10 होती है, और ns 0 to 2 होती है, या फिर n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होती है। पर जो हमारी पैलेडियम में होता है उसका एक एक्सेप्शन होता है, उसमें 5s 0 होता है और 4d 10 होता है। और हमारे जो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल ns ऑर्बिटल और n-t पेनल्टीमेट के जोड़ के n-1 d ऑर्बिटल के। तो फॉर एग्जांपल इन कोबाल्ट argon 4s2 3d7 2 plus 7 9, the maximum number of electron that can be lost is 9 through its nets or not yet absorbed। हमारे कोबाल्ट के अंदर अगर हम नेट निकालें कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और वो कितने लूज कर सकता है, तो हमारे 9 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लूज कर सकता है, पर आज तक हम आपका भी ऑब्जर्व नहीं हुआ है ये इजीली लूज नहीं कर पाता, और वैसे भी हमको हाई कंडीशन में भी नहीं लूज करते हुए दिखा, क्योंकि एक एलिमेंट को 9 एलिमेंट्स को अपने सराउंड करना बहुत केओस का काम हो जाता है। तो वो जैसे आप एक अकेले बंदे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, अचानक से आपके पास 9 पार्टी आ जाए कि मेरे को ये चीज खरीदनी है, तो आप उनके बीच में केओस में आ जाएंगे। कभी कुछ आपको आप बड़े डर से जाएंगे। अगर आप एक हिम्मत वाले बंदे होंगे तभी आप उन सबको डील करेंगे, वरना आप एक बार को क्या कहते हैं उनसे बॉन्डिंग नहीं करना चाहेंगे, आप सबको एक बार में ही भगा देंगे। तो इसलिए हमारे जो बहुत कम चांस होते हैं कि 9 9 10 10 8 भी एक रेयर केस होता है कि कोई एलिमेंट कर ले। तो क्या कहते हैं, ये एक नॉर्मल लाइफ की तरह ही है कि आप अपने अपने आप से एक बार को 4 5 लोगों को हैंडल कर सकते हैं, वरना अगर 8 लोग रहा भी इकट्ठे हुए
आपने कुछ भी बोला तभी आपको होकर चले जाएंगे। ऐसा ही एलिमेंट्स के केस में हो रहा है। यहाँ पे वो आ जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस, धोना होता है इसका स्टेरिक हिंड्रेंस इन लोगों का। तो इन एफी स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि वो एक दूसरे को बहुत जगह नहीं रह पाते एलिमेंट्स, इसकी वजह से स्ट्रक्चर टूट जाता है। आयरन के अंदर हमारे 4:3d6 से 2+6 करके 8 आता है, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हम लूज कर सकते हैं। ये अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ है आयरन के केस में। पर जो हमारा ड्यूटेरियम और ऑस्मियम है, इनका भी इक्वली आता है, क्योंकि ये सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में मिनोमिक्स पढ़ाई थी, पिछली क्लास में वो थी फिरू ऐसे, फिरू ऐसे। तो ये भी होते हैं, इनके बाहर जगह बहुत होती है। ये जो ड्यूटेरियम होता है ये बहुत बड़ा होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मान लो ये इतना बड़ा होता है, ऑस्मियम हमारा इतना बड़ा हो जाता है। एक मिनट, ये हो गया ऑस्मियम। पर हमारा जो आयरन होता है ना, वो इतना सा होता है, क्योंकि इसमें कम शेल होते हैं। तो ये आप खुद ही सोचिए, ऐसे अगर हम जोड़े 1 2 3 4 5 6, 6 में ही नॉर्मल नॉर्मल साइज के भर गए। पर ड्यूटेरियम में जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 इजिली आ गए। ऑस्मियम में और जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी जगह बच गई। तो इसलिए जितने बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं उसमें उतने ज्यादा एलिमेंट हम छुपा सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा जो हट्टा कट्टा एलिमेंट होएगा, जैसे उसमें बहुत हट्टा कट्टा है, अच्छा मोटा तगड़ा है, आयरन थोड़ा पतला है सुपड़ा है, वो कम झेल पाएगा और उसमें हमारा ज्यादा झेल पाएगा। तो इसलिए हमारे RuO4 और OsO4 हमने ऑब्जर्व करे हैं, पर FeO4 हमने ऑब्जर्व नहीं कर पाए आज तक। तो हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। कुछ क्या, मेरे हिसाब से टोटली 4 ही है। हाँ टोटल 4 ही है मैंने कहा ही था। तो देखते हैं, वो हमारी these all elements are hard metal, ये हार्ड मेटल होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इन कंपैरिजन एस ब्लॉक मेटल आर सॉफ्ट मेटल, एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनके सामने सॉफ्ट होते हैं। ये कलर्ड आयन बनाते हैं और पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट्स होते हैं कलर्ड आयंस बनाते हैं, और ये प्रॉपर्टी शो करते हैं पैरामैग्नेटिज्म, जिसका मतलब होता है कि ये हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर इजीली अट्रैक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक नहीं मैग्नेटिक फील्ड में इसलिए अट्रैक्ट हो। इसका मतलब पैरामैग्नेटिज्म का ये मतलब होता है। ये हमारे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे हमारा जो निकल है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी बनाने में। यह आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो हमारे जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो उससे हम वेजिटेबल घी बनाते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, जिन्हें हम डालडा घी कहते हैं। तो इसी के साथ हम अगले टॉपिक पे जाते हैं कि ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये वेरिएबल वैलेंसी से शो करते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 1 होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ज्यादातर बहुत रेयर केसेस में +1 भी हो जाती है कभी कभार। जैसे हमारे जो Fe2+ है वो फेरस होते हैं, फेरस आयन कहते हैं इन्हें। Fe3+ पेरिक होते हैं। ऐसे Cu+Q+ होते हैं, Cu2+ क्यूप्रिक होते हैं। याद रखिएगा पहले वाला रस होता है हर किसी में, दूसरा वाला रिक होता है हर किसी में, क्योंकि ये ज्यादातर दो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हर कोई शो करता है। तो दो तो हमें याद रखनी होती है कि पहली तो Fe2+ फेरस है, दूसरी Fe3+ फेरिक है, Cu+ हमारा Q+ है, Cu2+ क्यूप्रिक है। ये आगे जाके हमें और नाम भी आएंगे, अभी यही दो इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ हम F ब्लॉक पे आ जाते हैं। हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 स्लाइड बच रही है हमारी पढ़ने की, तो जल्दी डिस्कस हो जाएंगी। तो हम अपने F ब्लॉक एलिमेंट्स पे आ गए ग्रुप 3 के।
तो एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब शेल में जाता है, जो हमारे एंटी पेनल्टीमेट शेल का होता है, थर्ड लास्ट शेल का, उनको हम एफ सब शेल कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एन है, n-1 पेनल्टीमेट, n-2 एंटी पेनल्टीमेट। तो इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है n-2 f1 to 14, n-1 d 0 to 1 और ns2 होती है। ये हमें याद रखनी है। इनके अंदर टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns काउंट करते हैं, n-1 काउंट करते हैं, n-2 f काउंट करते हैं। और जो इनकी जनरल प्रॉपर्टी होती है ब्लॉक एलिमेंट्स की, होती है ये कि ये सारे जो है ये हमारे मेटल्स होते हैं। ऑल दिस एलिमेंट्स आर मेटल। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कंसिस्ट करते हैं। हर सीरीज के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है बहुत हद तक, क्योंकि ग्रुप भी एक ही, पीरियड भी एक ही, और उसके अंदर सीरीज भी एक ही। तो बहुत हद तक हमारी सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, बहुत लेस मैटर करती है इनकी प्रॉपर्टीज की, प्रोपोर्शन भी मैटर नहीं करती, क्योंकि बहुत हद तक ये हमारे नेचर में इक्वली पाए जाते हैं। The chemistry of early actinoids is more complicated than the corresponding lanthanoids. जो हमारे एक्टिनोइड्स है उनकी शुरुआत के एक्टिनोइड्स की प्रॉपर्टी हमारे सारे लैंथेनोइड से ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि एक्टिनोइड शुरू हुआ नहीं, ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशन उसे शुरू कर दी पिछले बार से। तो हमारे इसकी रीजन होता है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो जाती है एक्टिनोइड्स से, क्योंकि हमारा ग्रुप 7 खुल जाता है जब तक, जिसकी वजह से हमारे लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इजिली एक बंदा, क्योंकि साइज इसका बड़ा है, तो एग्जिबिट कर सकता है। तो इसी के साथ हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ F1 आता है, थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ज्यादा देखिए मत, ये F है, F सुन लो, ये F है, ज्यादा कमेंट सेक्शन में लिखने की कोई जरूरत नहीं, मेरे को पता है कोई ना कोई लिखेगा। तो फिफ्थ पॉइंट में मेरा है, इन लैंथेनाइड्स एक्सेप्ट प्रोमेथियम अ हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट अदर हैव एट लीस्ट वन स्टेबल ऑक्सीडेशन, स्टेबल आइसोटोप। जो हमारा लैंथेनाइड है वो उसके अंदर बस एक प्रोमेथियम है जो एक हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, और बाकी सब जो है उनका एक ना एक स्टेबल आइसोटोप आपको जरूर मिल जाएगा। और जो और एक्टिनोइड्स है वो सारे के सारे रेडियोएक्टिव होते हैं। मैंने ऑक्टेनोइड एलिमेंट जो है हमारे नैनोग्राम क्वांटिटीज में बनाए गए हैं बस, और इवन लेस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन बनाए गए हैं, और एक उनकी केमिस्ट्री हमने आज तक पूरी कभी करी ही नहीं है, क्योंकि हमारे को कितने ही एक्सपेरिमेंट करते हैं मिलती नहीं है, क्योंकि हमें बनाने पड़ते हैं। तो सेवेंथ ग्रुप, सेवेंथ प्रॉपर्टी हमारी, एलिमेंट्स जो हमारे यूरेनियम के बाद होते हैं वो मैन मेड होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि आगे के एलिमेंट्स को हमने न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाया है, और उन्हें हम ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम मेटल्स कहते हैं, इनका नाम है। अगली स्लाइड पे जाते हैं, ये स्लाइड तो जल्दी हो जाएगी। नोट, अकॉर्डिंग टू दी ए एंड बी कन्वेंशन जो मेंडलीव ने बताई थी, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स इट्स ग्रुप नंबर। जो हमारा ग्रुप नंबर आएगा ना, जैसे 8A 8 3B 4B, उनके अंदर जो 4 3 है, ये हमारी एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को बताती है, कितने वैलेंस शेल है इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, वैलेंसियम कितनी, एक इजी कन्वेंशन हो जाता है वो। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो हमारा अगला टॉपिक में हम नील बोर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। जो हमारा नील बोर था उसकी क्लासिफिकेशन, जो हमारा बोर्ड मॉडल बना जिसने बनाया है, आपने अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा, उसके हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसकी, कि इसने कैसे क्लासिफाई करा। तो 3 4 हमारी स्लाइड्स बची हैं, जल्दी से निपटाते हैं और मजे करते हैं। तो हमारी जो पहली है वो इनर्ट एलिमेंट्स को बताते हैं। इसने पहले ग्रुप को बनाया इनर्ट एलिमेंट, ग्रुप 18 एलिमेंट्स जिसको हम आज के डालते हैं। हमारे नील बोर ने बस इनर्ट एलिमेंट का, ये हमारे नोबल इनर्ट गैसेस को लेती है, हीलियम टू रेडोन। दूसरा इसने ग्रुप बनाया नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट्स का, जो अब हमारे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मानती है, पर इसमें उसने नोबल गैसेस को लिया नहीं। These involve outer shell consisting solely of S and P electrons, except the inert gases. Note, in some books and even in the NCERT, AO18 elements are also taken in representative elements, but it is mainly not taken. Mainly क्या आपको लेना ही नहीं है, बस कहती है आपको NCERT का लाइन टू लाइन स्टेटमेंट दी हो, जो NCERT में लिखी हुई है कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स को भी हम रिप्रेजेंट में लेते हैं, ऐसे नहीं कि हमारे जो एस और पी एलिमेंट है
सारे के सारे लिए जाते हैं एक्सेप्ट इनर कैट ना लिखा हो और आपको पूछा हो और आपको बाकी 3 ऑप्शन गलत लग रहे हो तो आपको टिक करके आना है अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दी है। अगर उन्होंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं दी है तो आपको इसे बिल्कुल नहीं मानना ग्रुप 18 पर रिप्रेजेंटेटिव, ये बिल्कुल गलत लाइन होती है। पर हमारे कई टीचर्स जो है क्वेश्चन बना देते हैं कि ये हमारे ग्रुप 18 वाले हमारे क्या कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, पर हमारे हकीकत में नहीं होते। कि आपको गांठ मार लेनी है और गांठ ऐसी मारनी है कि कभी कोई दिक्कत हो तो आपको उन्हें मारना भी है। तो हम अगले अपने टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हम जेडन और कैडमियम और एच नहीं लेते। डी ब्लॉक में हम जिंक कैडमियम और मरकरी लेते हैं, पर ट्रांजिशन एलिमेंट में हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लेते हैं जिसमें जिंक कैडमियम और मरकरी ना हो। तो वो हमारे होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स जो हमारा ब्रिज करते हैं केमिकली एक्टिव मेटल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के और लेस एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एंड 14 से। एंड thus take their familiar name transition element। मतलब दो दो ब्लॉक के बीच में ये हमारा एक ट्रांजिशन कर रहे हैं कि बीच के हिस्से है वो एस और पी ब्लॉक के बीच के एलिमेंट्स है वो, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहला जाते हैं। तो हम पहले जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे उनको हम सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स मानते थे, पर हमारी एक मॉडर्न डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम सारे एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं मानते, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है वो है कि मॉडर्न मेटल्स जिनका एटॉमिक या कैटायनिक फॉर्म में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल मिले उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। या तो नॉर्मली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो या तो उनकी कोई कैटायनिक फॉर्म में हो। पर जो हमारे जिंक कैडमियम और मरकरी है ना उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं उनकी होती है n-1 D10 NS2 और कैटायनिक फॉर्म में भी n-1 D10 हो जाती है या n-1 D10 NS0 हो जाती है। तो ये कुछ भी कर लो डी वाला खाली नहीं होता दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आखिरी वाले में भी, और मतलब तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी भरा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी शो नहीं करते ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा, ये अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो माने जाते हैं पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पूरे चैप्टर में इसको पूरा आपको पक्का क्वेश्चन आता है हमेशा। तो हमारा चौथा जो पॉइंट है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का, ब्लॉक एलिमेंट्स का। ये दो सीरीज को लेता है बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम एटॉमिक नंबर। ये हम नील बोर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, आप कहीं सोच रहे मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा मैं बता रहा हूँ नील बोर्ड ने कैसे क्लासिफाई करा था। तो उसने ग्रुप 1 एल्कली मेटल नहीं माना, उसने इनर्ट एलिमेंट्स माना। दूसरा वाला उसने नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट माना जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। तीसरा उसने ट्रांजिशन माना। चौथा उसने एफ ब्लॉक माना। तो ये हमारा एफ ब्लॉक की दोनों सीरीज इसने मानी, जो उसको देखना है कि ये बॉटम ऑफ द प्रोडक्ट टेबल में जो होती है इन दोनों को उसने चौथे नंबर पे माना। लैंथेनॉइड जो होती है सेरियम से ल्यूटेटियम होते हैं 58 से 71, एक्टिनॉइड 92 103 होती है, थोरियम से लॉरेंशियम। ये आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर किनसे किन तक होती है। अभी हमारी आखिरी स्लाइड है कि हमारे कुछ क्या कहते हैं जो एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। तो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं 1 से लेके 94 तक वो सारे नेचुरली ऑकरिंग है। जो हमारे एटॉमिक नंबर 95 अमेरिकन से लेके 118 तक है वो सारे सिंथेटिक है। जो हमारा टेक्नीशियन था वो पहला सिंथेटिक एलिमेंट था। आफ्टर इट्स डिस्कवरी इट वाज फाउंड नेचुरली। पहले हमने इसे सिंथेसाइज किया था टेक्नीशियम को, पर ये बाद में नेचुरली भी पाया जाने लग गया। तो जो हमारे टेक्नीशियम, पोलोनियम, एस्टेटीन, रेडोन, फ्रांशियम, रेडियम, प्रोमेथियम, एक्टिनियम, प्रोटैक्टिनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम और रेडियोएक्टिव नेचुरल एलिमेंट्स, ये सारे आपको नेचुरली पाए जाएंगे, रेडियो एक्टिव होते हैं और रेयर होते हैं इस वजह से। पर ये हम इसलिए इन्हें आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हमारे को नेचर में बहुत कम पाए जाएंगे और कभी कभी भी खत्म हो जाते हैं। तो टेक्नीशियम, पोलोनियम, एस्टेटीन, रेडोन, फ्रांशियम, रेडियम, प्रोमेथियम, एक्टिनियम, प्रोटैक्टिनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, ये सारे हम आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करते हैं पर ये नेचुरल भी पाए जाते हैं। पर जो हमारे ये बिस्मथ जैसे टाइप के हो गए, बिस्मथ, थोरियम, यूरेनियम, ये कॉमन रेडियो एक्टिव नेचुरल एलिमेंट्स है। ये इजीली पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये रेडियो एक्टिव भी है पर इजीली फाउंड आउट हो जाते हैं। पर जो हमारे बाकी सारे एलिमेंट्स है जो 95 से 118 तक होते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को हटा के, इन सारे को हटा के वो सारे हमारे
सिंथेटिक हो जाते हैं और वो हमारे बिल्कुल भी नेचर में पाए नहीं जा सकते। तो इसी के साथ आज हमारा लेक्चर खत्म होता है। आज मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ हमारे सीरीज के बारे में। आज का हमारा अपडेट है कि हम बहुत ही जल्द एक नया नया सीरीज लॉन्च करने वाले क्वेश्चन और आंसर्स के असाइनमेंट और सॉल्यूशन की, जिसको हम जैसे ही चैप्टर खत्म होएगा हम एक पार्ट बाय पार्ट हम शुरू कर देंगे। और हमारे आप साथ देने के लिए, तब तक हमारा साथ देने के लिए आप प्लीज टिल देन हमारा साथ देने के लिए स्टेप 1 करिए लाइक, स्टेप 2 करिए शेयर, स्टेप 3 करिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को प्लीज रिकमेंड करिए हमारा चैनल। कोई डाउट हो तो हमें प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिएगा। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर वो तो एंड होता है। मेरा नाम है वीके जी भैया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा पार्ट 7 प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड एंड ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट, जो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके लिए आप हमारे अपडेट्स रेगुलरली चेक करते रहना चैनल पे कि हमने वो चैप्टर का टॉपिक लॉन्च किया है या नहीं। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज की क्लास।